आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सबको पता है कि 10th क्लास में जो हिस्ट्री है उसको बेसिकली सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है सामाजिक विज्ञान, आपको दिख रहा है। और आपके बुक का जो नाम है वो है भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2। आपको याद होगा कि पार्ट 2 जो है 10th में और पार्ट 1 जो है 9th में, इसलिए यहाँ पे पार्ट 2 कर दिया है क्योंकि 10th वाला पार्ट 2 है और 9th में जो था वो था पार्ट 1। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भारत के भी बारे में पढ़ेंगे और पूरे विश्व के भी बारे में पढ़ेंगे। समकालीन विश्व, समकालीन का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में हम कंटेम्परेरी कहते हैं, और समकालीन का मतलब होता है कि उसी टाइम का, यानी कि हम जब जो पढ़ेंगे इसमें भारत और पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसी टाइम का। ऐसा नहीं है कि पूरे हम विश्व को अलग पीरियड में पढ़ रहे हैं और भारत को अलग पीरियड में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। समकालीन का मतलब ये होता है एक ही टाइम का। तो वो हम इस बुक में पढ़ेंगे और आपके पहले चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं। आइए देखते हैं कि पहला चैप्टर आपका कौन सा है। आपका पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, एक बात बताइए कि राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, लेकिन कहां पे हो रहा है? यूरोप में। 10th क्लास के बच्चों को मैं बता दूं कि यूरोप किसी कंट्री या किसी देश का नाम नहीं है, बल्कि ये जो है एक महादेश है। इसको हम क्या बोलते हैं? महादेश बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कंटिनेंट कहा जाता है। पूरे विश्व को ना 7 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे ये जो वर्ल्ड है ये 7 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसे ही, ये 7 भाग जो है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कंटिनेंट, यानी कि महादेश के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो 7 पार्ट है ना, यहाँ पे देखिए, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये है 7 महादेश। तो इसमें से यूरोप एक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरोप कोई देश नहीं है, बल्कि ये महादेश है। अब एक महादेश में बहुत सारे देश हैं। लगभग आप यूरोप में जाएंगे जाएंगे तो यूरोप में 45 से 46 देश मिल जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो एशिया महादेश में आता है, और एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। इतना क्लियर? तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में। अब क्लियर है कि यूरोप कोई देश नहीं बल्कि महादेश है। अब इस यूरोप महादेश में बहुत सारे देश आएंगे, तो उन सारे जो यूरोप में जो देश है उन सारे सभी कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम तब की बातें पढ़ेंगे जो कोई कंट्री कंप्लीट अपने जैसे आज हम देखते हैं इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जिस तरीके से आज एक एक कंट्री है, पहले इस तरीके से एक एक कंट्री नहीं था। सब कुछ बिखरा हुआ था। किसी शासक ने कहीं और कब्जा कर लिया, वहां पे वो शासन कर रहा है, दूसरे रूलर ने कहीं और कब्जा किया, वहां पे शासन कर रहा है। कंप्लीट कंट्री अपने आप में कोई था ही नहीं। और ये सब बातें कहाँ पे हो रही है? यूरोप में। तो ये सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया कि ये यूरोप क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये हम आज पढ़ेंगे। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम आज क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं पहले चैप्टर में। आगे चलते हैं। अच्छा, एक ये जो इमेज है ना, ये आपके बुक की इमेज है। इस इमेज को ध्यान से देखना। इसे ना फ्रेडरिक सॉर्यू ने बनाया था। जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था, ये इमेज जो बनाया है, उनका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू। तो फ्रेडरिक सॉर्यू ने एक इमेजिनेशन किया था कि, और इमेजिनेशन को उन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से दिखाया था। और वो पेंटिंग में उन्होंने क्या दिखाया है कि एक तरफ गॉड है, जिसे हम जीसस कहते हैं क्रिश्चियन में, तो वो गॉड है, और बाकी सभी लोग देखो लाइन में यहां से आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये राशन की लाइन नहीं है, बल्कि ये सब क्या है, जो फ्रेडरिक सरयू हैं, उन्होंने दिखाया कि सभी लोग क्या है, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और जो इस स्टैचू को, यानी कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसको जो पार कर रहा है उसको आजादी मिल जा रही है। और एक एक कंट्री के देखिए यहाँ पे फ्लैग वगैरह दिखाया गया है। दूसरी बात कि ऐसा कहीं कुछ था नहीं, उन्होंने एक इमेजिनेशन किया, और इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से पूरे विश्व के सामने ये रख दिया। और ये जो इमेजिनेशन किया ना, इसे यूटोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटोपिया। यूटोपिया।
यूटोपिया एक वर्ड है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हम जो इमेजिनेशन कर लेते हैं वही क्या कहलाता है, यूटोपिया। तो फ्रेडरिक सरयू ने ये जो बनाया था ना, ये भी क्या है, एक यूटोपिया है। उनका इमेजिनेशन था, रियल में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था, उनका इमेजिनेशन है। इसमें उन्होंने दिखाया कि लाइन में किस तरीके से लाइन में लग के सब लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात, वहां पे तानाशाही शासन चल रहा था। तो आप ध्यान से इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे क्राउन सब बिखरा पड़ा है, यहाँ पे देखिए क्राउन सब बिखरा पड़ा है, यानी कि वो अपने इमेजिनेशन में ये दिखाना चाहते हैं, अपने यूटोपिया में वो ये दिखाना चाहते हैं कि जितने भी तानाशाह हैं वो सब क्या हो गए, खत्म हो जा रहे हैं। यानी कि आम जनता जो कॉमन पीपल है वो अपने राइट के लिए लड़ रही है, और राइट के लिए लड़ रही है, तो जितने भी तानाशाह हैं वो सब क्या हो रहे हैं, सत्ता से बाहर जा रहे हैं, यानी कि उनका नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। इसलिए ये जो है उनका क्राउन जो है कबाड़ के ढेर में इधर दिखाया गया है। और जो भी अपने हक के लिए लड़ रहा है उसे आजादी मिल रही है। और ये सब कहां पे हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। ठीक है, अब यूरोप में हो रहा है, अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, अब हम आपके चैप्टर में लाइन बाय लाइन करके डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपके बुक में एक अर्नेस्ट रेनन का नाम दे रखा है। अब ये अर्नेस्ट रेनन थे, ये कौन थे, ये फ्रेंच के रहने वाले थे, यानी कि ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, फिलोसोफर है ना, फ्रेंच फिलोसोफर थे। अब इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रवाद के बारे में कुछ कहा है। पहले ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज अपने देश में भी आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत से लोग चिल्लाते हैं। ऐसे ऐसे लोग चिल्लाते मिल जाएंगे जिनसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रवाद होता क्या है या फिर कहां से आया, उनको नहीं पता। तो जो जो चिल्लाते हैं ना, उनके लिए ये काम की चीज है, वो अगर ध्यान से देख ले समझ ले तो उनके लिए बहुत अच्छी होगी। अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा है राष्ट्रवाद के बारे में, अर्नेस्ट रेनन का कहना है कि राष्ट्रवाद का कोई एक डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। आजकल के टाइम में जो ये लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे एक बाउंड्री होगा, यानी कि एक टेरेटरी होगा, और उस टेरेटरी के अंदर में सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज होगा, वहीं पे राष्ट्रवाद एग्जिस्ट करेगा, यानी राष्ट्रवाद वहीं पे होगा। अर्नेस्ट रेनन उन सबको एक सिरे से खारिज कर देते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कि एक टेरिटरी के अंदर कैसे हो सकता है कि एक रिलीजन हो, एक कास्ट हो, एक लैंग्वेज हो और एक कल्चर है, क्या ये पॉसिबल है? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक टेरिटरी के अंदर, यानी कि एक क्षेत्र के अंदर एक ही रिलीजन हो, एक ही कल्चर हो, एक ही भाषा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो अर्नेस्ट रेनन ने उन्हीं के ऊपर क्या किया है, कमेंट करते हुए ये बताया कि वो जो डेफिनेशन देते हैं राष्ट्रवाद का वो बिल्कुल गलत है। आप अपने भारत को देख लीजिए, इंडिया में कितने कल्चर हैं, कितने रिलीजन है, कितने भाषा है। भाषा तो इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भाषा चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो खुद देख लीजिए आप अपने देश में कि एक भाषा, एक रिलीजन और एक कल्चर नहीं है, बल्कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी भाषा, बहुत सारी रिलीजन और बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो इतना क्लियर है कि राष्ट्रवाद मतलब कि एक जैसा ही नहीं होता, बल्कि वो वेरी करता रहता है, हर एक टेरेटरी टू टेरेटरी। हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन किसी और कंट्री में सिर्फ एक ही रिलीजन हो या फिर दो रिलीजन हो, तो ये वेरी करते रहता है। लेकिन वो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है कि सब कुछ एक समान ही हो। एक नेशन के अंदर, एक टेरेटरी के अंदर बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रिलीजन और भाषा हो सकती है, ठीक है, तो वो भी राष्ट्रवाद है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अर्नेस्ट रेनन के बाद अब यहां से आपके पहले चैप्टर की शुरुआत होती है। अभी जो कुछ भी हमने देखा वो बिल्कुल बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में हमने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना था, अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद पे क्या कहा है और किन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। ठीक, अब देखो कह रहा है कि आपके चैप्टर जो है, आपका चैप्टर है, तो आपके चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये पहला आपका यहाँ से हेडिंग की शुरुआत हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति। पहली बात की, फ्रांसीसी क्रांति कब हो रही है? 1789 में। 1789 में क्या हो रही है? फ्रांस की क्रांति हो रही है। अब यही से राष्ट्रवाद जो है वो पूरे यूरोप में क्या हो गया? फैल गया। हुआ क्या कि उस टाइम कह रहा है कि निरंकुश राजा का आधिपत्य, यानी कि उस टाइम फ्रांस में जिस राजा का शासन था, जिसने पूरे फ्रांस पे कब्जा कर रखा था, उस राजा का
वो संबंध जो था वो बुर्बो वंश से था। वो किस वंश का रहने वाला था, यानी उसकी जो डायनेस्टी थी, ये जो बुर्बो जो क्या है वो वंश है, यानी कि इंग्लिश में इसे हम डायनेस्टी बोलते हैं। तो वो बुर्बो डायनेस्टी के रहने वाले थे। अब वो क्या थे, निरंकुश। अब यहाँ पे निरंकुश का मतलब समझ लीजिए, ऐसा शासक या ऐसा इंसान जिसके ऊपर अंकुश लगाया नहीं जा सके उसे हम क्या कहते हैं, निरंकुश। निरंकुश को हम इंग्लिश में डिस्पोट बोलते हैं, यानी कि उसपे किसी तरीके को कोई पाबंदी वगैरह लगाया ही नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, अपनी मन मर्जी करेगा, जो समझ में आएगा वही करेगा। आप कहेंगे कि सरकार ये काम करना है जनता की भलाई के लिए, वो निरंकुश है, सुनेगा नहीं, कहेगा चल हटो, ये कुछ नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है कि निरंकुश तानाशाह को बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता, वो क्या होता है, तानाशाह। अब देखिए, उस टाइम का जो शासक शासक था, पूर्व वंश का शासक था, और वो कैसा था, निरंकुश था, तानाशाह था। जब वो निरंकुश होगा, तानाशाह होगा, तो क्या वो जनता की भलाई के लिए काम करेगा? क्या वो जनता के हित में कभी सोचेगा? नहीं सोचेगा। उसको अपने मन मर्जी की करनी होगी। वो वही करेगा जो उसको समझ में आएगा, वो जनता के लिए कभी सोचेगा ही नहीं, उनके लिए कभी कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे क्या हुआ, बिल्कुल निरंकुशता वहां पे फैली हुई थी। अब जब किसी भी कंट्री में, किसी भी टेरिटरी के अंदर जब निरंकुशता फैलती है तो लोग परेशान होंगे। अब परेशान होंगे तो वो क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। वो क्रांति करने पे क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि यार अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करो या फिर मरो। बदहाली की जिंदगी कौन जीना चाहता है, कोई नहीं जीना चाहेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, पूर्व वंश ने सबको परेशान कर रखा था। तो लोगों के अंदर पूर्व वंश के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया कि पूर्व वंश के जो शासक है वो सब क्या है, तनाशाह है, निरंकुश है, हमारी कुछ नहीं सुनते, हमारे लिए काम करते ही नहीं है। इसलिए क्या किया जाए, एक आंदोलन किया जाए, और उस आंदोलन से हम पूर्व वंश को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे, और जो जैसा भी होगा हम अपने तरीके से एक अच्छे से शासन कायम करेंगे और पूरे जनता की भलाई के लिए हम काम करेंगे। ये अब माहौल बन गया था। जब इस तरीके से माहौल बन गया, और ये हम कहां पे पढ़ रहे हैं, फ्रांस में, फ्रांसीसी। अब क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति 1789, ये मैंने पहले ही बताया था कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। जब फ्रांस की क्रांति हो गई, तो ऐसा नहीं कि आज आपने क्रांति किया कल आजादी मिल गई, जो चाहते थे वो मिल गई, भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। जो राष्ट्रवाद की भावना जो थी पहले के लोगों में नहीं थी, उस टाइम जो थे उनके अंदर नहीं थी, वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आई। अब क्या हुआ, तो जब राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आ गई, तो उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट क्या हुआ, 1789 के रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांति। अच्छा, एक चीज और, क्रांति को यहाँ पे हमें डिस्कशन कर लेनी चाहिए कि क्रांति क्या होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, और हिंदी तो यहाँ पे लिखा ही है। ध्यान रखना कि काफी लोग होते हैं उनको ये लगता है कि क्रांति क्रांति से मतलब खून खराबा होता है। नहीं, क्रांति का मतलब हमेशा खून खराबा से नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन। कभी कभी खून खराबा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये निकाल देना कि क्रांतिकारी का मतलब हमेशा खून खराबा ही होगा, ये गलत है। ठीक, तो क्रांति का मतलब होता है वो कभी कभी खून खराबा भी हो सकता है, और कभी कभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। आपने सुना होगा कि कहीं पे कुछ बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो जाता है तो लोग कहते हैं अबे यार यहाँ तो क्रांति हो गई। तो समझ में आ रहा है कि क्रांति का संबंध हमेशा खून खराबे से नहीं होता है। वो कभी कभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से भी परिवर्तन हो जाता है, और उसे भी हम क्रांति कहते हैं, और क्रांति करने वाले को हम क्रांतिकारी कहते हैं। ठीक, फ्रांस की क्रांति हो रही है, तो फ्रांस की क्रांति कब हो रही है, 1789 में। लेकिन उसके पहले, क्रांति होने से पहले लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए कि हम सब क्या है, इसी राष्ट्र के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और अब हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे। अगर राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं होगी तो कौन लड़ेगा देश के लिए? चार लोग हैं, वो अपने बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में सोच रहा है, सब अलग अलग सोच रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है चार लोगों में, तो सब एक ही तरीके से सोचेंगे, सब अपने कंट्री के लिए सोचेंगे। तो समझ में आ रहा है कि अगर देश के लिए लड़ाई लड़ना था, देश के लिए कुछ करना था, तो राष्ट्रवाद की भावना बहुत जरूरी थी। तो फ्रांस के लोगों में यह जगाना बहुत जरूरी था कि लोगों के अंदर क्या आ जाए, राष्ट्रवाद की भावना आ जाए। जब एक बार राष्ट्रवाद की भावना या फीलिंग आ जाए उनके अंदर, तो खुद ही देश के लिए लड़ने के लिए और मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। क्लियर? आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे जो आर्मी है वो लड़ते हैं, और गोली खाने में जरा से भी हिचक नहीं करते हैं। वो अपने दुश्मन को या तो मारेंगे या फिर मर जाएंगे, यानी शहीद हो जाएंगे।
इसके अलावा वो पीछे हटना कभी जानते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भर दी जाती है। वो अपने देश के लिए या तो शहीद हो जाएंगे या फिर अपने दुश्मन को मार देंगे। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी जाती है कि आप इसी राष्ट्र के हैं, इसी राष्ट्र के लिए आपको जीना है और इसी राष्ट्र के लिए मरना है। समझ में आया कि आर्मी वाले ऐसे क्यों होते हैं? डिसिप्लिन प्लस राष्ट्रवाद की भावना। तो वही राष्ट्रवाद की भावना जगाना था कहां पे? वहां फ्रांस के जो लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना था। अब देखो, राष्ट्रवाद की भावना ये कोई टैबलेट तो है नहीं कि किसी को टैबलेट खिला दो और वो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो धीरे धीरे कुछ आपको कारनामे करने होते हैं, तब धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। और राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में कैसे आ रही है? एक वर्ड दिया गया, पितृभूमि। ध्यान ध्यान से देखना आप लोग। वो लोग क्या कह रहे हैं फ्रांस में? ये फ्रांस में हो रही पितृभूमि। भारत में हम क्या कहते हैं? मातृभूमि, यानी कि भारत माता, है ना? तो हम लोग मातृभूमि कहते हैं और वो लोग क्या कह रहे हैं? पितृभूमि। और उसको फ्रांसीसी वर्ड में कहा जाता है ला पैट्री। ला पैट्री जो है एक वर्ड है, वो फ्रांस का वर्ड है। उस ला पैट्री का मतलब ही होता है पितृभूमि। ठीक। दूसरा वर्ड जो आता है वो नागरिक, जो नागरिक है, और फ्रांसीसी वर्ड में उसे क्या कहा जाता है? ले सिटियन, है ना? तो ये दो वर्ड वहां से लोगों के सामने क्या किया गया? बहुत ज्यादा मतलब इसका प्रचार प्रसार किया गया कि पितृभूमि और नागरिक, यानी कि हम क्या है? इस देश के नागरिक हैं और हम किसके लिए लड़ेंगे? अपने पितृभूमि के लिए लड़ेंगे। और हम अपने पितृभूमि को, जो निरंकुश राजा है, उस राजा से लड़के हम क्या करेंगे? आजादी लेंगे, यानी कि सत्ता से उसको हमें क्या कर देना है? बाहर कर देना है। इतना क्लियर? तो अब जब सबके अंदर ये भावना आ रही थी कि हम किसके लिए जिएंगे और किसके लिए मरेंगे? पितृभूमि के लिए। ध्यान रखना, हम लोग मातृभूमि कहते हैं, वो लोग अपने यहाँ पे पितृभूमि कहते हैं। ठीक। अब उनके अंदर ये भावना, ये फीलिंग्स आ रही है कि हम किसके लिए जिएंगे भाई? पितृभूमि के लिए जिएंगे और पितृभूमि के लिए मरेंगे। हम अपने पितृभूमि को क्या करेंगे? बिल्कुल सेव करेंगे, बचा के रखेंगे। और यहाँ पे किसी निरंकुश को हम शासन नहीं करने देंगे। और हम क्या है भाई? इस देश के नागरिक है। तो सारा पावर तो नागरिक के ही हाथों में होता है, वो जब चाहे सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो नागरिक हम खुद हैं। तो जब नागरिक हम हैं और हमें पितृभूमि के लिए लड़ना है, इसको बचाना है, तो ये पूर्व वंश का शासन निरंकुश कैसे हो सकता है? हम इसको सत्ता से क्या करेंगे? उखाड़ के बाहर कर देंगे, फेंक देंगे। इतना क्लियर? अब उनके अंदर क्या हो गया? राष्ट्रवाद की भावना आने लगी, भावना जग गई। तो राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए पहले इसकी शुरुआत की गई, वो दो वर्ड दिया गया, पितृभूमि और नागरिक। यानी इन दो वर्ड से इसकी शुरुआत हो गई और लोगों के अंदर क्या आने लगी? राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगी, क्रांति हुआ। क्रांति कब हुआ भाई? आप लोगों ने पहले ही देखा था 1789 में। ये क्या हो रहा है? फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है 1789 में। कहां पे? फ्रांस में। उसका रिजल्ट क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना जगी लोगों में। राष्ट्रवाद की भावना किसके थ्रू जगी? पितृभूमि और नागरिक, इन दो शब्दों के थ्रू धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आने लगी। जब राष्ट्रवाद की भावना आने लगी तो उन्होंने क्या किया? 1789 में उन्होंने फ्रांस की क्रांति कर दिया, क्रांति किया। और जैसे ही क्रांति हुआ तो पूर्व वंश को सत्ता से उखाड़कर उन लोगों ने फेंक दिया। वो पूर्व वंश क्या हो गया? वहां से खत्म हो गया, चला गया। अभी हमने पिछले पेज पे देख लिया था। लेकिन जब ये सब हो गया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट देखते हैं, यानी कि परिणाम। कह रहे कि नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा लाया गया। एक बात बताओ आप लोग कि झंडा तिरंगा लाने का क्या मतलब था? किसी भी कंट्री को देखना, उसका अपना फ्लैग जरूर होता है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को यूनाइट करने के लिए एक सिंबल का इजाद किया जाता है कि एक सिंबल होना चाहिए। वही सिंबल क्या करेगा? पूरे कंट्री के लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। आप खुद देख लो, आपके कंट्री में एक फ्लैग है, उस फ्लैग को बाय मिस्टेक किसी से अगर कहीं गिर भी जाए ना, आप नहीं पूछेंगे कि किससे गिरा है किससे नहीं गिरा। आप पहले जाके क्या करेंगे? उसकी इज्जत करते हुए पहले उठाएंगे।
साफ सुथरा करेंगे, उठाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी क्या है, उस सिंबल को लेके राष्ट्रवाद की भावना है, इज्जत है, और इसी सिंबल के थ्रू सब लोग क्या है, आपस में हम कनेक्टेड हैं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में। फ्रांस के लोगों ने क्या किया, एक नया झंडा तिरंगा बनाया, फ्रांसीसी झंडा बना लिया उन लोगों ने। अब देखो, जब उन लोगों का झंडा बन गया तो उनका एक सिंबल हो गया। अब इस सिंबल के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होंगे, पहला काम ये हो गया। अब कह रहा है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा होने लगा। अब कौन करने लगा भाई? जिन लोगों ने रिवोल्यूशन किया, क्रांति किया, जो नागरिक थे। अब क्या किया कि स्टेट जनरल का चुनाव अब इन लोगों ने करने लगा, इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसके पहले कौन सा वंश था भाई? आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था, ये बुर्बो वंश। बुर्बो वंश। तो जब बुर्बो वंश था शासन में, तो उसको क्या चुनाव कराना भाई? वो तानाशाह था, उसको चुनाव कराना नहीं है। जैसे मन में आएगा वैसे शासन चला लेता, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। तो काहे बात की चुनाव भाई? लेकिन जब लोगों ने उसको सत्ता से बाहर कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया 1789 के क्रांति में, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन में उसको उखाड़ कर फेंक दिया, तो अब सब कुछ किसके हाथों में आ गया? अब वहां के लोगों के, नागरिक के हाथों में आ गया। अब उन्होंने बुर्बो वंश के बाद से क्या किया, हर एक चीज को अपने तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया। तो स्टेट जनरल का चुनाव होने लगा, और उस चुनाव में कौन भाग ले रहा है? सक्रिय नागरिकों के समूह, यानी कि जो कॉमन पीपल है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भाग भाग ले रहे हैं, और वही लोग चुनाव कर रहे हैं। यानी कि वोटिंग राइट भी उनको मिलना शुरू हो गया, और वही लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव करके उसको चुन के भेज रहे हैं। तो आप देख रहे हो, यानी कि जो वंशवाद था, पूर्व वंश में क्या था, यही था ना, हम यही तो पढ़ा हमने कि एक शासक है, उसके मरने के बाद नहीं देखा जाएगा कि उसका बेटा लायक है या नालायक है, उसके बेटे को उठा के बिठा दिया जाएगा, फिर उसका बेटा बैठ जाएगा सत्ता पे। तो इस तरीके से जो चलता था वंशवाद, उसको खत्म कर दिया गया। और वंशवाद के खत्म करने के बाद अब सब कुछ चुनाव के द्वारा होने लगा, यानी कि हर एक चीज का अब चुनाव होगा। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको चुन के सत्ता में लाएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये काम कर दिया गया, दो काम हो गया। एक तो झंडा तिरंगा बना दिया गया फ्रांस का। अब दूसरा, जो स्टेट जनरल का चुनाव है, वो सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा होने लगा। ठीक है, ध्यान देना, जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें चुनाव का अधिकार तो मिल गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेल को मिला है। चुनाव का राइट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? मेल को मिला है, फीमेल को नहीं मिला है। वो हम आगे देखेंगे कि फीमेल को क्यों नहीं मिला और मेल को क्यों मिल गया। ठीक, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन आप लोग बस इतना याद रखना कि इसमें चुनाव में भाग लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? मेल को था, फीमेल को नहीं था। ठीक, कह रहा है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब ये जो स्टेट जनरल जो पहले था, उसका नाम बदला गया और क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया कि भाई नाम भी चेंज कर दो, ये नाम पहले से चला रहा है। ये तो स्टेट जनरल पहले ही से था, जिसमें चुनाव नहीं होता था। जो पूर्व वंश का शासक शासक जिसको चाहता था उठा के बिठा देता था कि हाँ भाई आप यहाँ पे क्या बन जाइए, नॉबल्स बन जाइए, यहाँ पे आप ऑफिसर बन जाइए, इस तरीके से शासन में हमारा कंट्रीब्यूशन कीजिए, इस तरीके से होता था। लेकिन अब तो चुनाव होने लगा, तो स्टेट जनरल का भी नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। अब उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उसका नाम, नया नाम रखा गया नेशनल असेंबली। क्लियर? अब कह रहा है शपथ ली गई। क्या जब बुर्बो वंश के शासक थे वो शपथ लेते थे कभी? शपथ, अच्छा पहले शपथ समझ लो क्या होता है। कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज वगैरह में कि जितने भी नेता होते हैं वो संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं। इस तरीके कभी ना कभी देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो शपथ बेसिकली बेसिकली आसान भाषा में कहें तो आप समझने के लिए कह सकते हैं कि कसम खाते हैं। वो शपथ लेते हैं कि मैं XYZ इस संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा देश के हित में, देश की भलाई के लिए करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा या फिर करप्शन वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा, वो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारे देश में, और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो सेम काम वहां पे हो रहा है। अच्छा, आप लोग ये मत समझना कि हमारे भारत में जैसा होता है ना तो वो उसका कॉपी वो लोग कर रहे थे, नहीं। हमने हमने उन लोगों का कॉपी किया है, क्योंकि हमसे बहुत पहले ही वो हो रहा है। कब हो रहा है भाई? वो 1789 में हो रहा है, बहुत हमसे बहुत पहले ये सब काम हो रहा है। तो उन लोगों ने शुरुआत की, शपथ ली गई। शपथ क्यों लिया गया भाई? क्योंकि लोगों में एक यकीन पैदा हो सके कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो देश के हित में करेंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं? शपथ ले रहे हैं, यानी कि कसम खा रहे हैं। उसके बाद से शहीदों का गुणगान हुआ। शहीदों का गुणगान क्यों किया गया?
शहीदों का गुणगान इसलिए किया गया, यानी कि बार बार उसकी उन लोगों की चर्चा इसलिए की गई कि लोगों को याद रहे कि हमने इस आजादी के लिए, यानी कि बुर्बो वंश को सत्ता से बाहर करने के लिए और आम लोगों का शासन यहाँ पे लाने के लिए हमने कितने लोगों को शहादत दी है, यानी कितने लोग इसमें शहीद हो गए हैं। इस ये याद रहे, इतिहास को याद रखने के लिए क्या किया गया, शहीदों का गुणगान किया गया। आप अपने कंट्री में भी देखिए हम शहीदों को कैसे याद करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम याद करते हैं। तो वही काम वहां पे भी हो रहा था। कहां पे, फ्रांस में। शहीदों को याद करने का कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना उनमें बनी रहे और हम अपना इतिहास ना भूल सके, उससे हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे, जुड़े रहे। इसलिए क्या हुआ, शहीदों का भी गुणगान हुआ। अब यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि ये सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। किसके नाम पे, राष्ट्र के, यानी कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए। ये सब हो रहा है ना, ये सब राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये सब। ठीक, ये जो है राष्ट्रवाद के नाम पे हो रहा है। तो ये सब क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। आप एक बात बताओ कि हम अपने देश में हम अपने शहीदों का नाम सुनते हैं तो क्या अंदर से फीलिंग आती है। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। खैर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खैर इनको छोड़ दो, अभी ये शहीद तो नहीं हुए थे। अब भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना। तो इन लोगों का नाम सुनते आपके अंदर क्या आता है, इज्जत सम्मान की भावना आती है कि वो सब क्या थे, हमारे लिए लड़े हैं, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, अपने अपने बलिदान दिया है। तो सम्मान की भावना आती है और उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना रहती। अब इसी के थ्रू क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी ये सब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है और ये जितने भी काम हो रहे हैं सब राष्ट्र के नाम पे किया जा रहा है। इतना क्लियर। अब हम आगे आते हैं, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज, सब कुछ हो गया, पूर्व वंश को हमने सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगा दी, लोगों में हमने ये भर दिया कि अब पूर्व वंश खत्म हो गया, अब मतलब कि बढ़िया, द बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे शासन शुरू हो गया। लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना, सुधार करना पड़ेगा। तो अब कहाँ पे सुधार हो रहा है भाई, प्रशासन में। प्रशासन में सुधार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले का जो प्रशासन था ना वो बिल्कुल क्या था, डिस्पोट, यानी कि निरंकुश था, किसी की नहीं सुनता था। एक बात बताओ कि आप एग्जाम्पल के लिए आपके घर में किसी का मर्डर हो गया और आप जा रहे हैं दरबार में, पूर्व वंश के यहाँ पे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, आप न्याय कीजिए। वो कहेगा भैया हटाओ, जैसे मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। तो क्या ये सही है, शासन सही है, नहीं है ना। तो इसलिए पूर्व वंश को सिर्फ उखाड़ कर फेंक देने से, बाहर कर देने से काम नहीं चलेगा। अब वहां पे आपको जो पहले का जो प्रशासन था सेम प्रशासन नहीं रखना है, प्रशासन में सुधार करना है। हमने वंश को तो उखाड़ के फेंक दिया, बाहर कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रशासन में भी सुधार करना होगा। तभी जाके क्या होगा, एक अच्छे तरीके से हम शासन को चला पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, प्रशासन में सुधार किया। अब प्रशासन में सुधार क्या क्या हुआ, कह रहा कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। अब इससे पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है। एक होता है सेंटर और एक होता है स्टेट। ठीक, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कुछ ना समझ में आए ना तो इसको आप अपने कंट्री में अपने कंट्री से रिलेट करके देख लेना, अपने कंट्री से जोड़ के देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। सेंटर होता है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। ठीक, तो राज्य सरकार की जो भी नियमें होती है वो सिर्फ एक राज्य में ही इंप्लीमेंट होगा, एक राज्य में ही लागू होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर दिल्ली सरकार कोई नियम लेके आती है ना, जैसे कि हम मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लेते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है तो दिल्ली सरकार लेके आती है, तो क्या वो सिर्फ दिल्ली में लागू होता है या पूरे देश में लागू हो जाता है, सिर्फ दिल्ली में ही लागू होगा ना। समझ में आ रहा है। तो जो भी राज्य सरकार लेके आएगी वो सिर्फ एक राज्य के लिए होगा, ना कि पूरे देश के लिए। ठीक, अब लेकिन केंद्र सरकार कोई भी अगर योजना लेके आती है तो वो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे देश के लिए होगा। एक बात बताओ कि यहाँ पे जन धन योजना जो आया था, जन धन योजना, क्या ये किसी राज्य के लिए था या पूरे देश के लिए था, पूरे डेफिनेटली पूरे देश के लिए था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि केंद्रीय शासन और राज्य के शासन में क्या फर्क होता है। राज्य का शासन सिर्फ एक राज्य में होता है, जबकि केंद्र का शासन पूरे देश के लिए होता है। तो वहां भी क्या किया गया, केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रल रूल यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया गया कि पूरे फ्रांस में अब क्या होगा, केंद्रीय प्रशासन लागू होगा। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, जो भी नियम बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो क्या होगा, सेंट्रल होगा, यानी पूरे देश में एक ही जैसा कानून बनेगा। हम स्टेट को छोड़ देते हैं, तो जो भी कानून बनेगा वो क्या होगा भाई, सेंट्रल होगा, यानी कि केंद्रीय केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। यानी कि अगर आप किसी स्टेट में हैं, किसी स्टेट में है, तो मान लीजिए ये एक स्टेट है, यहाँ पे जो रूल है वही रूल यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। पूरे टेरिटरी में एक ही जैसा रूल रहेगा। क्यों, क्योंकि वो केंद्रीय है यानी कि सेंट्रल है, उसमें कहीं चेंज नहीं होगा। अगर राज्य होता तो हो सकता है कि इस राज्य का कानून कुछ अलग है, दूसरे राज्य का कानून अलग हो सकता है। मान लीजिए ये राज्य है तो यहाँ पे कुछ अलग हो सकता था, यहाँ पे अलग हो सकता था अगर राज्य की बात करें तो। लेकिन ये सेंट्रल है चूंकि, तो सेंट्रल में सब कुछ क्या होगा, पूरे पूरे टेरिटरी में एक ही जैसा होगा। इसीलिए वहां पे कौन सी व्यवस्था लाई गई, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि पूरे फ्रांस में जो कानून होगा वो एक समान होगा। अब कह रहा है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। पहले जब बुर्बोवंश थे तो ये नहीं था। बुर्बोवंश में क्या होता था कि बुर्बोवंश में ऐसा हो रहा था कि अगर शासक के या फिर कोई अधिकारी है शासक के अधीन, यानी शासक के अंडर में कोई अधिकारी है, अगर उसके लोगों ने या उसके बेटे ने कुछ गलती कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई वो बुर्बोवंश के दरबार में काम कर रहा है, कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। लेकिन क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया। अब क्या किया गया कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, चाहे आपके चचा विधायक हो या फिर आपके चचा मजदूर हो, सबके लिए एक कानून होगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी वंश के शासक हैं या फिर आप केंद्र में शासन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, है ना। क्या था कि सभी के लिए एक समान कानून होगा। अब ध्यान रखना, वो विशेषाधिकार जो स्पेशल राइट मिलता था, स्पेशल लॉ बनता था किसी के लिए, वो सब कुछ अब खत्म था। क्यों, क्योंकि अब आम लोगों ने वहां पे चुनाव के थ्रू शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक, वही तो कह रहा है कि सभी के लिए सभी के लिए क्या बनाया गया, एक समान कानून बनाया गया। उसके बाद से कह रहा है आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है, एग्जाम्पल के लिए हमने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि आयात और निर्यात। अब एक बात बताओ, तो इंपोर्ट क्या होता है, वो होता है आयात, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आयात। और एक्सपोर्ट क्या होता है, वो होता है निर्यात। अब क्या कह रहा है, इंपोर्ट यानी आयात वो चीज होता है जब हम कोई भी चीज बाहर से मंगाते हैं, अपने कंट्री के अलावा हम जब बाहर से किसी दूसरे कंट्री से, विदेशों से जब हम सामान मंगाते हैं, वो क्या कहलाता है, आयात। और एक्सपोर्ट यानी निर्यात, निर्यात वो क्या कहा जाता है जिसे हम अपने देश से किसी दूसरे देशों में भेजते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, इन दोनों पर क्या लगता था, बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। वो टैक्स क्यों लगता था भाई, सरकार की कमाई के लिए। लेकिन एक्चुअली अब सरकार तो बदल गई, सरकार क्या पूरा वंश ही बदल गया, अब तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आ गई थी। तो क्या हो रहा है कि जो आयात और निर्यात पर जो टैक्स लग रहा था, उस टैक्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों किया गया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। भाई इकोनॉमी भी उनकी मतलब कि अच्छी नहीं थी, इकोनॉमी के भी हालात खस्ता था। तो भाई सिर्फ शासन में सुधार करने से नहीं था, शासन में सुधार कर देने से नहीं होगा, आपको इकोनॉमी में भी सुधार करना जरूरी था। इसलिए क्या कर दिएगा, टैक्स को वहां से हटा दिएगा। इसलिए हटा दिएगा कि लोग खुल के सामने आए और खूब व्यापार को बढ़ावा दे और व्यापार करे, क्योंकि जितना व्यापार होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनकम होगी। इसलिए क्या कर दिया गया, आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। कह रहे हैं नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। एक बात बताओ, ये एक कोई टेरिटरी है, हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने ले लिया कि ये क्या है, ये फ्रांस है, ठीक। उसमें अलग अलग ये सब टेरिटरी है। मान ली टेरिटरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5। एक बात बताओ, कह रहे कि नापने की जो यानी कि मेजरमेंट सिस्टम जो है, हर एक टेरिटरी में अलग है। ये कंट्री तो एक ही है, लेकिन हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्यों में अलग अलग है।
अब मान लीजिए आप लेके आ रहे हैं कोई भी सामान, एग्जाम्पल के लिए दूध लेके आ रहे हैं, दूध आप लेके आए, यहाँ पे क्या कर रहा है, लीटर में काउंट कर रहा है कि ये 1 लीटर है। पता चले दूसरे में जा रहे हैं तो वो लीटर में काउंट नहीं कर रहा है, एमएल में काउंट कर रहा है ना। उसने किस में काउंट कर दिया, एमएल में काउंट कर दिया। तीसरे में जा रहा है वो किसी और यूनिट में काउंट कर रहा है, तो भाई गड़बड़ नहीं हो रहा है। यहाँ तो क्लियर है भाई 1 लीटर है, यहाँ पे आए तो क्या हो गया, वो एमएल में काउंट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे जा रहे हैं वो किसी दूसरे चीज में काउंट कर रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं किसी तीसरे चीज में काउंट कर रहा है। तो भाई ये बड़ा माथापच्ची है कि जो चीज मेरा यहाँ पे 1 लीटर हो रहा था, अब यहाँ पे वो एमएल में बदल जाएगा, फिर तीसरे में जाऊंगा तो किसी और चीज में बदल जाएगा, चौथे में जाऊंगा किसी और चीज में बदल जाएगा। तो हर एक टेरेटरी में मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग था। यहाँ पे कुछ और है तो वो वहां पे जाके कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि अगर मैं कोई नापने वाली चीज, एग्जाम्पल के लिए एक साड़ी लेके, एक साड़ी की एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे पता चले कि 3 गज की साड़ी है या 4 गज की साड़ी है, पता चले यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो वो गज में नहीं नाप रहा, वो मीटर में नाप रहा है या फीट में नाप रहा है, तो गड़बड़ हो रही है कि नहीं, बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। इसीलिए क्या किया गया कि नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई कि अगर यहाँ पे लीटर में नाप रहा है तो ये चारों पांचों जो टेरेटरी है सब में लीटर में ही नापा जाएगा। अगर कोई चीज, मान लीजिए अभी हमने साड़ी का एग्जांपल लिया था, तो साड़ी अगर गज में नापी जा रही है तो सब में गज में ही नापी जाएगी। अगर मीटर में नापा जा रहा है तो सारे टेरेटरी में मीटर में ही नापा जाएगा, यानी एक समान होगा। ऐसा नहीं कि पहले में पहले में कुछ और हो रहा है, दूसरे में कुछ और हो गया, तीसरे में कुछ और हो गया, चौथे में कुछ और हो गया, तो ये गड़बड़ वाले सिस्टम है, बहुत गड़बड़ होता था। इसीलिए इन सबको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और इसको चेंज करने के बाद एक समान नापने की व्यवस्था, यानी कि आप कहीं भी, आप फ्रांस के अंदर किसी भी, फ्रांस के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप नापिए, सेम होगा, पूरे कंट्री में एक ही समान होगा। उसके बाद से कह रहा है कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको प्रमोट नहीं किया गया, उसको डिमोट कर दिया गया, यानी कि उसको कहीं में, मतलब कि आसान भाषा में हम कहे तो ये कह सकते हैं कि उसको बढ़ावा नहीं मिला, उसको छोड़ दिए गए, ऐसे कि यार छोड़ो। ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि हर एक टेरेटरी की, हर एक क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। आप इंडिया में देख लीजिए कितने भाषा है, कितनी बोलियां है, एक समान तो नहीं है ना। तो वैसे ही फ्रांस में था, तो उन लोगों ने क्या किया, क्षेत्रीय बोलियों को, यानी कि जो हर एक क्षेत्र में अलग अलग बोली थी या भाषा थी, उन सबको क्या कर दिया गया, हतोत्साहित कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। और फ्रांस भाषा को राष्ट्र की भाषा बनाई गई, फ्रेंच भाषा। और वो कहाँ की भाषा थी भाई, पेरिस में बोली जाती थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस में बोली जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज को ही पूरे फ्रांस की भाषा बना दिया गया। तो ये क्या था भाई, प्रशासन में सुधार। इस तरीके से प्रशासन में सुधार किया गया और पूरे फ्रांस में एक जैसा है, एक समान शासन व्यवस्था लागू की कर दी गई। एक समान बिल्कुल बोली भी, यानी कि फ्रेंच हो गई, पूरे फ्रांस में आप जाएंगे तो कौन सी भाषा मिलेगी आज आपको, फ्रेंच। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रीय बोली थी ना उसको हतोत्साहित कर दिया गया था, यानी कि छोड़ दिया गया था। इतना क्लियर है। अब हम, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहे कि क्रांतिकारियों की घोषणा। तो क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा कर दिया। आपको पता है कि आप कुछ भी करते हैं, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं, यार कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उस काम में अगर आपको सफलता मिल जाए तो पता है क्या होता है, आपकी हिम्मत एकदम से बढ़ जाती है कि मैं इससे भी ज्यादा कठिन काम या कॉम्प्लिकेटेड मैं काम कर लूंगा, क्योंकि ये मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक, या फिर ये काम मैंने बड़ी आसानी से कर लिया। तो जब आपको सफलता मिलती है तो आपकी हिम्मत, जज्बा, जुनून सब कुछ क्या होता है, बढ़ जाता है। वही हो रहा था फ्रांस में। फ्रांस में क्या हुआ था, बुर्बो वंश को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया गया था। अब आम लोगों के द्वारा चुनाव होने लगा। उसके बाद से पूरे फ्रांस में एक जैसी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो ये सब क्या था, फ्रेंच लोगों का, यानी कि फ्रांस के लोगों का क्या था, ये एक सफलता थी। तो उनको सफलता मिल रही थी तो उनकी हिम्मत वगैरह बढ़ गई थी। तो अब उन लोगों ने क्या किया, जो क्रांतिकारी, जिन्होंने क्रांति किया था, तो जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने क्या किया, कह रहे हैं कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं।
यानी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि पूरे यूरोप में, अभी तो सिर्फ हम एक फ्रांस पढ़ रहे हैं और ये पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था एक कंटिनेंट यानी कि यूरोप महादेश। तो अब ये पूरे महादेश में ये लोग पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने देश की बात नहीं, ये बल्कि महादेश की बात कर रहे हैं, पूरे यूरोप की। और क्या कह रहे हैं कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। क्या कराएंगे भाई? निरंकुश शासकों से हम मुक्त कराएं, है ना। अपने लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या कराएंगे, पूरे यूरोप में जहां जहां भी निरंकुश शासक हैं उनको हम सत्ता से उखाड़ कर क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। और वहां पे हम जैसे फ्रांस में शासन व्यवस्था लागू किया है वैसे ही शासन व्यवस्था हम क्या करेंगे, वहां पे भी लागू करेंगे। और इस काम में पूरे यूरोप में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, मदद करेंगे, जाके मदद करेंगे। कोई तानाशाह शासक है उसके खिलाफ लड़ना पड़े तो फ्रांस के लोग जाके क्या करेंगे, लड़ेंगे। फ्रांस के क्रांतिकारी जाएंगे, फ्रांस की सेना जाएगी वहां पे लड़ने के लिए, यानी कि उसमें वो लोग क्या करेंगे, फ्रांस वाले मदद करेंगे। किसके लिए? पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने देश की नहीं, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं कि निरंकुश शासक को क्या करना है, सत्ता से उखाड़कर फेंक देना है। और जैसे फ्रांस में शासन व्यवस्था लागू है वैसे ही वहां पे भी हमें करना है। अब कह रहा है कि जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो ये खबर कह रहा है कि यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची। भाई डेफिनेटली, एक तो फ्रांस पहले ही से चर्चा में था कि फ्रांस में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के साथ जैसे ये घोषणा की गई तो ये खबर पूरे यूरोप में, कहते हैं ना पेट्रोल की तरफ फैलना, उस तरीके से ये खबर क्या हो गई, पूरे यूरोप में फैल गई। अब देखिए, जैसे ये खबर पूरे फ्रांस में फैली तो क्या हो रहा है, कह रहे छात्र, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब, इस पहले हम समझ लेते हैं, है ना, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा यही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देगा। जैकोबिन क्लब है, आपके भारत में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई एक शासक है। अगर आपको पता है कि वो शासक कौन है, वो सुल्तान कौन है जो भारत में था और वो जैकोबिन क्लब का मेंबर था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखो जैकोबिन क्लब क्या होता है। ये जो जैकोबिन क्लब है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये साधारण लोगों की ये क्या था, क्लब, संस्था थी। वो लोग क्या करते थे, जैकोबिन क्लब के माध्यम से जुड़ते थे और सब उसके मेंबर बनते थे। और वो क्या करते थे कि जो सरकारी योजना है उस पर चर्चा करते थे कि ये क्या योजना जो आई है हमारे हित में है या नहीं है, इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, पहली बात ये। दूसरी, वो पूरे समाज की भलाई के लिए सोचते थे कि और समाज में किसके भलाई के लिए क्या किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो जैकोबिन क्लब के अलग यूनिफॉर्म होता था, वो मतलब कि सभी लोगों से क्या होते थे, वो अलग एक यूनिफॉर्म पहनते थे। लेकिन जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, इनके, ये कौन से थे भाई, मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग थे, है ना। इनकी अपर लोग, मतलब कि जो कहते हैं ना कि जो रिच फैमिली वाले हैं या फिर अपर क्लास के जो लोग थे, अपर क्लास के लोगों से ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे इनकी नहीं बनती थी। तो वो लोग जो अपर क्लास के लोग थे उनको जैकोबिन क्लब पसंद नहीं था। लेकिन ये किसने बनाया था, शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोगों ने बनाया था। आपको पता है कि समाज में अगर कोई परिवर्तन होता है ना तो वो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग ही चेंज करते हैं। अपर क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दुनिया इधर से उधर पलट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर एक जगह क्या रहेगा, कंफर्ट रहेगा। क्यों? पैसा, पैसा है भाई उसके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई भी सरकारी योजना लेके आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई पैसे है उसके पास, वो कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा अपना। फर्क किसको पड़ता है, मिडिल क्लास की। तो इसीलिए जो मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों ने क्या कर लिया था, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। और जैकोबिन क्लब के द्वारा आपस में एक दूसरे क्या हुए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। और हर एक योजना पे वो डिस्कशन करते थे कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इन लोगों की गतिविधियों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। भाई फ्रांस वाले तो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके थे कि पूरे यूरोप में निरंकुश शासन को हम खत्म करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, मदद भी करेंगे उनको खत्म करने के लिए। इतना मैंने बताया था पहले ही। तो अब इन लोगों ने जैसे ही जैकोबिन क्लब की स्थापना किया, है ना, तो कह रहा है कि इन लोगों की गतिविधियों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। यानी कि जैसे ये क्लब बना, तो क्लब बनने का मतलब ही क्या था कि हम भाई अपर क्लास के लोगों से यानी कि निरंकुश लोगों से लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए हमने क्या बना लिया है, अपना एक क्लब बना लिया। वो क्लब कौन सा है, जैकोबिन क्लब। तो जैसे ही जैकोबिन क्लब बना वैसे ही फ्रांस के सेनाओं को या फिर फ्रांस के लोगों को लगा कि भाई ये हमारे लिए क्या है,
खुला इनविटेशन है ना, यानी हमें इनविटेशन मिल गया। तो कह रहा है कि इन लोगों की गतिविधियों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया, यानी कि अब फ्रेंच सेना वहां पे लड़ने के लिए जा सकती थी यूरोप में। क्यों? क्योंकि निरंकुश शासक को हटाना था। यानी कि अगर मान लो कि किसी एक टेरिटरी में वहां के खुद ही लोग कोई परिवर्तन नहीं चाहते, तो बाहर से कोई आगे थोड़े ना कर देगा। बाहर से कोई आगे सिर्फ हेल्प कर सकता है, लेकिन पहला कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे वहां पे जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, छात्र, शिक्षित, मध्यम वर्ग, इन लोगों ने किया, यानी एकजुट होने लगे, तो फ्रांस की सेनाओं को लग गया कि भाई वो चाहते हैं वहां पे परिवर्तन करना। इसलिए अब फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता क्या हो गया था? तैयार हो गया था कि भाई हम भी वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, जो निरंकुश शासक है उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। इनका इंटेंशन ही था कि हम पूरे यूरोप से क्या कर देंगे, निरंकुश शासकों को खत्म कर देंगे। यानी कि पूरे यूरोप को, फ्रांस को तो हमने किया ही किया, अब पूरे यूरोप को हम क्या कर देंगे, निरंकुश शासकों से हम मुक्त करा देंगे। इतना क्लियर? उसके बाद से कह रहा है 1790, ध्यान देना 1790 पे अब हम आ गए हैं। कह रहे हैं 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे गलत हो गया है ना, स्विट्जरलैंड है ये, और इटली के इलाकों में फ्रांसीसी सेना घुसी। अब पहले इसे समझ लेते हैं दशक क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। दशक का मतलब होता है 10 साल। अगर 1790 की बात कर रहे हैं ना, तो 1790 से लेके 99 तक। अब आप कहेंगे यार ये तो 9 साल ही है, तो 9 साल इधर का और 1 साल इधर का, ये काउंट कर लिया जाता है। ये 10 साल को हम क्या बोलते हैं, एक दशक बोलते हैं। तो 1790 की बात कर रहा है, तो 1790 कहां से कहां तक हो गया, 1790 से लेकर 99 तक के पीरियड को हम 1790 के दशक कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, 90 से लेकर 99 के बीच में कहीं ना कहीं ये सब हुआ है। क्या हुआ? कह रहा है कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के इलाकों में फ्रांसीसी सेना घुस गई। क्यों घुस गई? क्योंकि वो चाहते थे कि हम निरंकुश शासकों को क्या कर देंगे, सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो आप देखो ना भाई, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, इन सभी जगह कौन शासन कर रहा था? निरंकुश शासक। उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था, कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं था। इसलिए वो क्या हुआ कि अब जैसे ये सब का सारा काम हो रहा था, जैसे जैकोबिन क्लब बन गया, लोग मतलब इनविटेशन देने लगे कि आइए, फ्रांसीसी सेना का रास्ता भी क्लियर था, तो फ्रांसीसी सेना घुस गई। कहाँ पे घुस गई भाई? हॉलैंड में घुस गई, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में घुस गई, और वहां के जितने भी निरंकुश शासक थे उनको सबक सिखाने के लिए। अब इसके आगे क्या हो रहा है? कह रहा है कि फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में लेके जाने लगी। इतना क्लियर है कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां पे आ रही भाई? फ्रांस में। फ्रांस के लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम क्या करेंगे, निरंकुश शासकों से लोगों को हम मुक्त करेंगे, पूरे यूरोप को। अब वही तो राष्ट्रवाद की भावना है, जहां जहां भी फ्रांसीसी सेना जा रही है, जहां जहां भी फ्रांस के लोग जा रहे हैं, तो उनके अंदर तो राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी थी, अपने देश के लिए प्रेम, है ना। तो अब वो जहां भी जा रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना को वहां पे बढ़ावा दे रहे थे। तो फ्रांसीसी सेनाएं ने क्या कर दिया, राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में लेके गई। यानी कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हो रही है? फ्रांस से। और फ्रांसीसी सेनाओं ने राष्ट्रवाद को कहां पे पहुंचा दिया? पूरे विदेशों में। विदेशों से कहने का मतलब ये है कि पूरे यूरोप के जितने भी टेरिटरी थे, हर एक जगह उसने राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब सभी लोग अपने अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे कि हम अपने देश को बचाएंगे, यानी कि जो निरंकुश शासन है उसे हम खत्म करेंगे। हर एक किसी के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई थी कि हमारा राष्ट्र है, हम अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते हैं और इसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों की भलाई के लिए हम लड़ेंगे, अपने देश को बचाने के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो अब ये सब हो कहां से रहा है? फ्रांस से। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद आया और ये पूरे विदेशों में भी, यानी कि पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। और जब किसी के भी अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी तो अपने देश के लिए लड़ेगा। अपने देश में कहीं भी गलत होगा तो चुपचाप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, उसके लिए वो लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है, अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ेगा। तो इतना क्लियर है कि फ्रांसीसी सेना ने क्या कर दिया, विदेशों में भी राष्ट्रवाद की भावना पहुंचाया। अपने यहाँ तो हुआ ही हुआ, अपने अलावा वो विदेशों में भी राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचा दिया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे।